हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। देखिए, आज की क्लास में हमें क्या कर रहे हैं, हम एमसीक्यू कर रहे हैं इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स पे। जितने भी अमेंडमेंट्स रिलेटेड क्वेश्चन अभी आपको वेरियस एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहे हैं, उन सभी को कंपाइल करके आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ताकि आपको इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स जो है वो रिवीजन भी हो जाए और किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में भी पता लग जाए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हमारे कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में आपको बता रही हूँ। करंट अफेयर रफ्तार, जिसके अंदर जनवरी 2023 से जून 2023 में 6 मंथ्स की जितने भी हेडलाइंस हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज की जो हेडलाइंस है वो आपको एक ही जगह पे कंपाइल्ड फॉर्मेट में मिल जाएगी। उसके बाद कुछ कोर्सेज है हमारे, जैसे एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स है, एसएससी इकोनॉमी, एसएससी पॉलिटी, एसएससी हिस्ट्री, स्टैटिक जीके, ऐसे अलग अलग इंडिविजुअल कोर्सेज आप हमारे यहाँ पे इनरोल कर सकते हो। और कॉम्बो लेना चाहो तो जनरल अवेयरनेस के अंदर सब कुछ ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का पहला सवाल क्या है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 प्रोवाइडेड फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। मतलब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऐसा था 2002 का जिसने फ्री और कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन सभी स्टूडेंट्स को दी है? 84th, 85th, 86th या 87th? देखो, मैं ये आपको बहुत बार बता चुकी। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में हुआ और जिससे 3 बदलाव आए। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बना, फिर आर्टिकल 45 में बदलाव आया और फिर 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड होती है जो फिर से एजुकेशन से ही रिलेटेड था। तीनों ही एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन जो है स्टूडेंट्स को देने की बात कर रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि in 1978 the dash amendment eliminated the right to acquire, hold and dispose of property as fundamental right। इस क्वेश्चन को इसने थोड़ा उलझा के पूछा है। ये सीधा सा ये पूछ रहा है 1978 में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था जिससे राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट नहीं रहा था। राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट जो है वो नहीं रहा था। तो आपको पता है ये पहले आर्टिकल 31 में था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से यहां से हटा के हमने इसको आर्टिकल 300A में डाल दिया था। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। थोड़ा सा घूम के उसने ट्विस्ट करके पूछ लिया है बस इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू म्यूनिसिपैलिटीज। म्यूनिसिपैलिटीज यानी अर्बन लोकल बॉडीज की बात कर रहा है। कौन सा शेड्यूल जो है भारतीय संविधान का वो नगर पालिकाओं से रिलेटेड है, म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है? तो 9th शेड्यूल आपको पता है किससे रिलेटेड है? लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। ठीक है, लैंड रिफॉर्म से। 10th शेड्यूल जो है आपको पता है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। 11th शेड्यूल जो है वो पंचायती राज से यानी पंचायत से रिलेटेड है। और 12th शेड्यूल जो है वो म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। इससे म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, नगर पालिकाओं से रिलेटेड है, तो उसने म्यूनिसिपैलिटी ही पूछा है, 12th आ जाएगा। और ये 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया है, 12th शेड्यूल जो है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया है? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से आया है। ठीक है, जिसके अंदर 18 सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं कि जो हमारी म्यूनिसिपैलिटीज है वो किन किन विषयों पे, किन किन सब्जेक्ट्स पे कानून बना सकती। तो 12th 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 का और 18 सब्जेक्ट इसके अंदर है। आंसर क्या आ जाएगा? डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि विच अमेंडमेंट लिमिटेड द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू 15% ऑफ द टोटल साइज ऑफ द हाउस। आपको पता है कि जितने भी एमपीज होते हैं, हम सभी को मंत्री नहीं बना सकते, सभी को मिनिस्टर नहीं बना सकते, यानी सभी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा नहीं बना सकते। तो ऐसे कितने प्रतिशत लोग होते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेंगे? देखो, जो भी लोकसभा की स्ट्रेंथ होती है, टोटल स्ट्रेंथ होती है, उसके 15% ही, उसका 15% ही मंत्री परिषद में आ सकता है। और ये बात 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से कही थी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, उससे कौन सा पार्ट ऐड किया गया था? पार्ट कौन सा आया था?
ठीक है, तो आपको पता है पार्ट 9 के अंदर क्या है, पंचायत। पार्ट 9 के अंदर क्या है, पंचायत। पार्ट 9A के अंदर क्या है, म्युनिसिपैलिटी। क्या है, म्युनिसिपैलिटी यानी नगर पालिकाएं। और पार्ट 9B के अंदर क्या है, पार्ट 9B के अंदर है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस अकेले कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे संविधान का 1/3 पार्ट जो है वो बदल गया था। हमारे संविधान का 1/3 हिस्सा बदल गया था। इसीलिए इसको खुद को एक छोटा कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हैं। आंसर क्या आ जाएगा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड एंटी डिफेक्शन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एंटी डिफेक्शन यानी दल बदल का कानून। आपको पता है कि ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से आया है। और इससे हुआ क्या है, 10th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हुआ है। 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आर्टिकल 21A, जिसके अंदर क्या है, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21A कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से शामिल हुआ है। मैंने अभी आपको बताया है एजुकेशन से रिलेटेड 3 बातें 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से शामिल हुई है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो इसको याद रखना। इसमें तीनों ही चीज एजुकेशन से रिलेटेड हुए। इसके बाद है क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से पार्ट में भारतीय संविधान के संशोधन की बात लिखी हुई है। तो पार्ट 20 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की बात लिखी गई है। आर्टिकल 368 के अंदर भारत के संविधान को बदलने का प्रोसीजर है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, पार्ट 20। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन विच ईयर द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड। अब आपको पता है 1950 में हमारा संविधान लागू होता है, यानी ये इनेक्ट हो जाता है। और अगले ही साल 1951 में ही हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, जिसके अंदर लैंड रिफॉर्म्स आते हैं। ठीक है, जिसके अंदर बहुत जिसके अंदर जो 9th शेड्यूल है वो शामिल किया जाता है, लैंड रिफॉर्म्स की बात आती है। ठीक है, तो ये कब फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट कब हो गया था, 1951 में ही हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिफेक्शन टू अनदर पार्टी आफ्टर इलेक्शन मेड इलीगल। ये फिर से एंटी डिफेक्शन की बात पूछ रहा है, क्वेश्चन को कुछ बदल के। मैंने ये क्वेश्चन फिर से इसीलिए इंक्लूड किया है ताकि आपको ये पता लगे कोई भी एक क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कुछ ही अमेंडमेंट्स है। हालांकि आप हमारे परचम की ही प्लेलिस्ट पे जाओगे, पॉलिटी की प्लेलिस्ट पे, आपको वहां पे एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स करके वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। यहाँ मैं बताना चाह रही हूँ किस तरीके से इन क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। तो ये फिर से दल बदल कानून यानी एंटी डिफेक्शन की बात कर रहा है कुछ अलग तरीके से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। ठीक है, 10th शेड्यूल जो है वो इसमें शामिल होता है। 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द सीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन अ स्टेट कैन नॉट एक्सीड डैश ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर। ये सीधी बात ये पूछ रहा है जो मैंने अभी आपको 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 की बात बताई थी। उसके अंदर क्या लिखा हुआ था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किससे ज्यादा नहीं होंगे। लोकसभा की या मैं कहूं विधानसभा की जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ होती है उसके कितने प्रतिशत से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकते। ये परसेंटेज पूछ रहा है। परसेंटेज क्या आ जाएगा, 15%। देखो क्या होता है, जैसे एग्जाम अलग अलग शिफ्ट्स में होते हैं। किसी में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछ लिया, किसी में परसेंटेज पूछ लिया, किसी में उसका ईयर पूछ लिया, यानी एक ही सवाल अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 15% से ज्यादा टोटल स्ट्रेंथ से ज्यादा मंत्री परिषद की संख्या नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल बाय कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976।
42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से केवल एक ही बार हमारा प्रियम्बल बदला गया है। आज तक प्रियम्बल में एक ही बदलाव आया है और जिसमें 3 शब्द जोड़े थे। एक शब्द था सोशलिस्ट, एक शब्द था सेक्युलर और एक शब्द था इंटीग्रिटी। क्या था? इंटीग्रिटी। ये 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से सोशलिस्ट वर्ड हमने ऐड किया। ठीक है? ये 3 शब्द ऐड किए थे, उनमें सोशलिस्ट एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 जून 2020 तक प्रियम्बल कितनी बार बदला जा चुका है? तो ये कंफ्यूज करने के लिए डेट डाली है। वो सीधी सी बात पूछ रहा है कि आज तक प्रियम्बल कितनी बार बदला जा चुका है? केवल एक बार, और अभी मैंने आपको बताया कौन से 3 वर्ड्स उसमें शामिल हुए थे और 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ये बदलाव हुआ। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट से गोवा, दमन एंड दीव को आपने भारत के अंदर 8th यूटी के रूप में इंक्लूड किया था? ये फर्स्ट शेड्यूल के अंदर शामिल हुआ था। ठीक है? और 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 की आई थिंक बात है, पता नहीं 62, ये देख लेंगे एक बार। 1962 की आई थिंक बात है। आई एम नॉट श्योर अबाउट 61 और 62। मुझे जहां तक याद आ रहा है 1961 की बात है। गोवा को, दमन और दीव को हम लोगों ने यूटी की तरह इंक्लूड किया था, लेकिन 1987 में जाके कहीं गोवा को स्टेटहुड का दर्जा मिला। ठीक है? स्टेट कब बनाया है इसको? 1987 में। लेकिन इसको यूटी कब बना लिया था? 1961 के आसपास, 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्ड स्टेटहुड? ये सीधा सा उसने पूछ लिया कि गोवा को स्टेटहुड कौन से अमेंडमेंट एक्ट से मिला है। तो ये 56th अमेंडमेंट एक्ट था 1987 का, जिससे गोवा को स्टेटहुड का दर्जा मिला। आई एम सॉरी, आज मेरी कुछ तबीयत खराब है, मुझे फीवर, कोल्ड सब कुछ हो रखा है, बट इट्स ओके। इतने भी बीमार नहीं है कि क्लास ना ले सके। इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द डिसेबिलिटीज एक्ट? कौन से साल के अंदर भारत सरकार ने डिसेबिलिटीज एक्ट को लागू किया? डिसेबिलिटीज एक्ट क्या था? जिसके अंदर ये कहा गया था कि जो भी लोग विकलांग है या मैं कहूँ दिव्यांग है, वो भी बाकी लोगों की तरह सोसाइटी में इक्वालिटी से काम कर सकेंगे, उनको भी कुछ सोशल बेनिफिट्स मिलेंगे। तो डिसेबिलिटीज एक्ट कब पास हुआ है? 1995 के अंदर डिसेबिलिटी एक्ट पास हुआ। ठीक है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द इंडियन आर्मी फ्री गोवा फ्रॉम पोर्टुगीज? पोर्टुगीज से हमने इसको कब फ्री किया है? देखो, ऑपरेशन विजय था। ऑपरेशन विजय था जो हमारी इंडियन आर्मी ने पोर्टुगीज से गोवा को अक्वायर किया है 1961 में। तो 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 का ही था, जिससे इसको यूटी बनाया। और 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1987 का, जिसके अंदर गोवा को हमने स्टेटहुड का दर्जा, स्टेट बनाया। ठीक है? तो स्टेट बनाया 1987 में और यूटी बनाया 1961 में। ये बात यहाँ लिखी हुई है। 1961 में ऑपरेशन विजय, ठीक है, और 1987 को गोवा को 25वां राज्य भारत के अंदर बनाया था 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 का पास कर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द 61st अमेंडमेंट 1988 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1988 का, वो किससे जुड़ा हुआ था? उससे क्या किया गया था? तो जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उससे जो हमारी वोट देने की उम्र 21st ईयर थी, वो कम करके 18 साल कर दी। ठीक है? अब 18 साल की उम्र में सब लोग वोट दे सकेंगे, यानी आंसर क्या आ जाएगा इसमें? बी। साइज को जब रिस्ट्रिक्ट किया था वो कौन सा था? 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 का था। ठीक है? और जो ओडिया और उड़िया था, वो 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ओडिया की जगह उड़िया लिखा गया था। ठीक है? तो ये बातें याद रखोगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 61st से हमने वोटिंग एज को रिड्यूस किया। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडेड आर्टिकल 19 एंड इंसर्टेड प्रोविजंस फुली सिक्योरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी? यहाँ आर्टिकल 19 नहीं, शेड्यूल 19 आएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। शेड्यूल, अच्छा, आर्टिकल 19, यस करेक्ट, आर्टिकल 19 ही आएगा। ये पूछ रहा है कि भारत के संविधान में किस संशोधन में अनुच्छेद 19 में संशोधन किया गया और जो जमींदारी एबॉलिशन लॉज हैं उनको हटा दिया था। मतलब कि
समय मतलब लैंड रिफॉर्म्स लेके आए थे, सीधी बात पूछ रहा है, लैंड रिफॉर्म्स जो आए थे आर्टिकल 19 के अंदर पार्ट 1C के अंदर आपका राइट टू प्रॉपर्टी होता था, 19(1)(f) के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी होता था, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी की बात होती थी। तो इसको हटा दिया था हमने जमींदारी एबोलिशन लॉज के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को सिक्योर किया था हम लोगों ने, ठीक है, और ये काम कब किया था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से किया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडेड अ न्यू सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट कॉल्ड टैक्सेस ऑन सर्विस। कौन सी अमेंडमेंट से, भारत के संविधान में कौन सी अमेंडमेंट से यूनियन लिस्ट के अंदर सर्विस टैक्स को इंक्लूड किया? 52nd, 56th, 62nd, 78th या 88th? तो ये था 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जिससे सर्विस टैक्स को यूनियन लिस्ट में ऐड किया गया कि सर्विस टैक्स पे यूनियन गवर्नमेंट का हक है, वो ही कानून बना सकते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से प्रिवी पर्स को एबॉलिश किया? प्रिवी पर्स क्या था? जो भी हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे और उनके जो प्रिंस थे उनको एक पेंशन मिलती थी अंग्रेजों के जाने के बाद भी, लेकिन 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 से श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसको हटा दिया था, जिसका विरोध मोरारजी देसाई ने भी किया था कि आपने ये इनके साथ धोखा किया है, जबकि ये धोखा नहीं था। जब प्रिंसली स्टेट्स नहीं रहे तो प्रिवी पर्स की क्या जरूरत थी? तो 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 से प्रिवी पर्स एबॉलिश हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, द डैश अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द जीएसटी। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से जीएसटी को भारत के संविधान में इंक्लूड किया गया है? तो जीएसटी आपको पता है 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। बहुत सारे आर्टिकल्स में बदलाव आया और 279A करके एक नया पार्ट जोड़ दिया गया, जिससे जीएसटी काउंसिल जो है वो भारत के संविधान में इंक्लूड की गई। तो आंसर क्या आ जाएगा? 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन है, जो 74th अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का, उसने कौन सा नया पार्ट ऐड किया है? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया है 74th अमेंडमेंट एक्ट से 9th A पार्ट ऐड हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 243P से 243ZG जो है वो इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। ये अर्बन लोकल बॉडीज की बात कर रहा है, म्यूनिसिपैलिटी की बात कर रहा है, शेड्यूल 12 की बात कर रहा है और 18 सब्जेक्ट्स की बात कर रहा है और पार्ट 9A की बात कर रहा है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको 74th से रिलेटेड याद रखनी। फिर सवाल है कि 40th अमेंडमेंट एक्ट 1976 का जो अप्लाई हुआ था, कौन से आर्टिकल पर अप्लाई हुआ था? 40th अमेंडमेंट एक्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करता है, जो आर्टिकल 297 के अंदर आता है। आर्टिकल 297 ये क्या कहता है कि आर्टिकल 297 को हमने अमेंड किया 40th अमेंडमेंट एक्ट से, जिसके अंदर जितने भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हमारे ओशियंस के अंदर होते हैं, लैंड मिनरल्स जितनी भी चीजें वहां मिलेंगी वो सारी यूनियन के अंडर आएंगी, यानी केंद्र सरकार के अंडर आएगी। ये बात यहां लिखी थी। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये क्वेश्चन आपको बताना है, इसका मैं कमेंट सेक्शन में इंतजार करूंगी, ठीक है। Which of the following amendment of Constitution of India declared that the Parliament has the power to abridge or take away any of the fundamental rights under Article 36B, and such an act will not be law under the meaning of Article 30? कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये कह दिया था कि कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो बदला जा सकता है, छीना जा सकता है 36B आर्टिकल के अंडर, और उसको हम आर्टिकल 13 का हिस्सा नहीं मानेंगे? 23rd अमेंडमेंट, 20th अमेंडमेंट, 24th अमेंडमेंट या 28th अमेंडमेंट? बहुत आसान सवाल है अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो, ठीक है। कॉमन सेंस नहीं है तो कैसे भी करके इसका आंसर सर्च करो, कुछ भी करो, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल सही आंसर करेंगे। तो ये आज के क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट से रिलेटेड। आई होप आपको हेल्प मिली, क्वेश्चंस के आइडिया मिले। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।